अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। 2-3 अहम खबरें हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं कि जरदारी साहब का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से रब्ता हुआ है और दोनों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि अगस्त का जो दूसरा हफ्ता है उसमें असम्बली को तहलील कर दिया जाए और फिर फौरी इलेक्शन के इंतखाब पर भी दोनों ने आमादगी का इजहार किया है। ये भी अज़्म किया है कि किसी भी सूरत इंतखाबात को ताख़ीर की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा और आइनी मुद्दत के अंदर ही इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन बनाया जाएगा। तो बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि अब इंतखाबात के हवाले से जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसमें काफ़ी हद तक कंसेंसस डेवलप हो चुका है। तो क्या वाकई इसका मतलब है कि निगरान सेटअप की जो तैयारी है वो अब आखिरी मरहले में है? क्या नाम सामने आएंगे उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आगे चलकर दोनों जमातें किस हद तक सीट एडजस्टमेंट करेंगी और किस हद तक एक दूसरे की मुखालफत करेंगी, ये भी देखेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे चेयरमैन PTI के हवाले से, जो 9 मई के हवाले से तफ्तीश के सिलसिले में आज JIT के सामने पेश हुए, वहाँ पर उनके क्या सवाल जवाब हुए और इस JIT तफ्तीश में किस हद तक पेशरफ्त का इम्कान है, ये भी डिस्कस करेंगे आज ही के प्रोग्राम में। और थोड़ा आगे चलकर मज़ीद कुछ टॉपिक्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और साहब की तरफ चलेंगे। सबसे पहले इमरान साहब, जैसे कि आपने अभी सुना भी कि बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि दोनों जो बड़ी पार्टीज़ हैं जो कि इस वक्त हुकूमत में हैं वो इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि बहरहाल असम्बली अपने वक्त पर डिज़ोल्व करनी है और अपने वक्त पर ही इंतखाबात भी होने हैं। तो इसका मतलब है कि जो इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से खदशात हैं, आप समझते हैं कि वो काफ़ी हद तक दूर हो गए या वो अपनी जगह बरकरार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो खदशात जो हैं वो दूर हो रहे हैं, खदशात के बादल छट रहे हैं, लेकिन आप पूरी तरह से ये नहीं कह सकती कि पूरी तरह से मतला साफ हो गया। अभी भी कुछ भी हो सकता है और पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे आपको पता है सियासी हवाले से कुछ ना कुछ नया होता रहता है, इसलिए आप हतमी तौर पे कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन इम्कानात बहरहाल इस बात के हैं कि इलेक्शन वक्त पे हो जाएंगे और असम्बलियाँ जो हैं ये तोड़ के तो 90 दिन जो हैं उसके लिए ये जाएंगे और उसमें फिर इलेक्शन होंगे। लेकिन हमारे वाकफान आल ने जो आज आसिफ अली जरदारी और मियां शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है उसके हवाले से जो खबर दी है वो बड़ी अहम है। उस पर मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपसे बात करूँ। हमारे वाकफान आल के मुताबिक आज की मुलाकात में इलेक्शन और ये सारी चीज़ें तो डिस्कस हुई हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो डिस्कस हुई है वो निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर है। हमारे वाकफान आल के मुताबिक दोनों रहनुमा वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस बात पे आज मुत्तफिक हुए हैं कि जो बातें ये हो रही हैं कि किसी माहिर मईशत को, टेक्नोक्रेट को, इस तरह की शख्सियत को निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो उसके आगे बंद बांधा जाए। अच्छा, इन दोनों ने आज ये तय किया है कि ये हत्तुल विसा इस बात पे कोशिश करेंगे और अपना पूरा जोर लगाएंगे कि कोई ऐसी शख्सियत जो है वो निगरान वज़ीर आज़म बने जो सियासी पस मंज़र भी रखती हो, जिसकी सियासत न हो भी हो और माहिर मईशत ना हो, ताकि ये जो अफवाहें हैं कि अगर माहिर मईशत आ गया और वो लंबा चल जाए तो उस तरह के मामलात ना हो। तो आज मेन फोकस जो है वो इस मीटिंग में डिस्कस हुए इस मामले जी। नाम आज की मीटिंग में कोई नाम डिस्कस नहीं हुआ, अलबत्ता इस बात पे ज़रूर बात हुई है कि ये दोनों जो जमातें हैं इनके सरबराह दोबारा मिलेंगे और 3-3 नामों के साथ मिलेंगे और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि उसमें से कुर्रा किसके नाम पे निकले। चौधरी साहब, आपकी क्या इस पे असेसमेंट है, कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म? नाम तो माहिर मईशत के भी लिए जा रहे हैं, कुछ लोग कुछ सहाफ़ियों के भी नाम ले रहे हैं कि शायद उनकी फ़ाल निकल आए, लेकिन आपका अंदाज़ा क्या कह रहा है कि इसमें किसकी तरफ सिचुएशन जा सकती है? देखिए, कौन बनेगा करोड़पति जैसा सवाल किया आपने। इसमें फाइनल जो है वो जो सवाल है कि कौन निगरान वज़ीर आज़म बनेगा, तो इस वक्त जो इम्कानात ही हैं, इलेक्शन के हतमी बात नहीं हो रही, तो जो खदशात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसी वजह से आज मियां शहबाज शरीफ साहब की और आसिफ जरदारी साहब की मुलाकात हुई और दोनों शख्सियात जो हैं और सियासतदान जो हैं मुतफ़िक़ वो इस बात पे फ़िक्र कर रहे हैं कि ये जो मामलात मईशत के हैं और इनको जो किस तरह से ये जो बातें चहमगोइयाँ हो रही हैं, ज़ाहिर है ये चहमगोइयाँ किसी बुनियाद पे होती हैं, कहीं ना कहीं तो थोड़ी बहुत आग है जिससे धुआं उठ रहा है।
तो ये मामला जो है उनको उन्होंने डिस्कस किया है। तो ये खदशात बहुत ज़्यादा उनमें भी पाए जाते हैं, आपस में बेएतबारी भी बहुत ज़्यादा है। मेरे जहाँ तक एनालिसिस भी है, ये निगरान वज़ीर आज़म का फ़ैसला जो तरीक़ेकार है आइन के तहत, उसके तहत तो जो अपोजिशन लीडर है राजा रियाज और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान कंसेंसस होगा तो ये मामला जो है ये किसी तरफ नहीं लगेगा। पीपल्स पार्टी क्योंकि अपोजिशन में नहीं है, वो हुकूमत की इत्तेहादी है, तो वो आपस में कोई नाम डिस्कस करेंगे तो वो नाम तो फिर आखिर अपोजिशन लीडर से डिस्कस करना। तो राजा रियाज भी तो उधर इत्तेहादी ही हैं एक तरह के चौधरी साहब, वो कौन सा अपोजिशन है? एक तरह के है ना जी, उस तरह के नहीं है ना। तो वो जरदारी साहब उनको नाम बता देंगे कि आप ये नाम ले लें। बात तो एक ही है ना सर, जरदारी साहब उन्हें बता देंगे कि भी राजा रियाज साहब नहीं, ये जो निगरान वज़ीर आज़म है ये इलेक्शन कमीशन लगाएगा। अच्छा, ये पंजाब वाला सिस्टम होगा। अच्छा, ये नाम वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से जो है वो मामला आएगा और राजा रियाज ने जो नाम देने हैं, और या उसमें भी ये 3 नाम हैं, इसमें जो माहिर मैशत हैं उनके नाम आप देख लीजिएगा। जब ये कुर्रा निकलेगा तो ये फाल निकलेगी तो फिर इसमें आप देख लीजिएगा कि दोनों तरफ से नाम। लेकिन इसमें एक सवाल बड़ा दिलचस्प है फिर चौधरी साहब कि इलेक्शन कमीशन जो नाम चूज करेगा वो किसकी चॉइस का होगा? वो सियासी जमातों की चॉइस का होगा या किसी और की चॉइस का होगा? वो इलेक्शन कमीशन की मर्जी है कि किसकी चॉइस का होगा। ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन की चॉइस का होगा। नहीं चौधरी साहब, वो आपकी चॉइस का होगा। इलेक्शन कमीशन की चॉइस का होगा। मुझे तो लग रहा है वो आपकी चॉइस का होगा। ठीक है सर। ओके। समीना वो लाहौर में कहते हैं मैं पोली हूं पर एनी भी पोली नहीं। ठीक है, वो चौधरी साहब की चॉइस का होगा, गाली मुक गई है। अच्छा इमरान साहब, लेकिन आपके नज़दीक ये जो सारी मामलात हैं, क्या इस वक्त सियासी जमातों के मुकम्मल तौर पर हाथ में हैं? और जो ये लोग पार्टीज़ हैं सियासी जमातें, क्या वो किसी इनसिक्योरिटी का शिकार है कि उनके साथ कोई हैंड ना हो जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कि इस वक्त जो है वो किसी इनसिक्योरिटी का शिकार हों। सिर्फ एक ही जमात इनसिक्योरिटी का शिकार है, तहरीक इंसाफ। उनको है प्रॉब्लम और उनको ये खदशात हैं जो किसी हद तक शायद दुरुस्त भी हैं कि उनके साथ अगले इलेक्शन में क्या होता है या किस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी या इस तरह की उनके खदशात हैं। लेकिन जहाँ तक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की बात उनको लेवल प्लेइंग छोड़े, उनको फील्ड भी मिलेगी कि नहीं, अभी तक तो ये वो खदशात हैं। इमरान साहब, मैं अगर आप इजाज़त दें एक सवाल मैं भी करना चाहूँगा। जी ज़रूर करें जी। बात यह है कि ये जो जैसे कल भी हम ये डिस्कस कर रहे थे, अगर इलेक्शन में किसी भी वजह से कोई ताख़ीर होती है, कोई भी उसकी वजूहात बन सकती हैं, तो ये जमातें जब माजी में एक इलेक्शन की मुखालफत कर चुकी हैं और आइन जो है उसके जो कमांड है उसके मुताबिक इलेक्शन नहीं हुए, बिलफर्ज ये एक मफरूज़ा सवाल है कि अगर ये इलेक्शन लेट होते हैं तो ये जमातें क्या करेंगी? चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि मैंने कल भी प्रोग्राम में ये बात की थी कि ये किस मुँह से फिर उस पर एहतजाज करेंगे। लेकिन बज़ाहिर जो चीज़ें हैं, इखलाकी जवाज़ तो ये खो चुके हैं इस बात पे। ये अब उस चीज़ को जवाज़ बना के, मेरी राय है जो गलत हो सकती है, आप उससे इत्तफाक ना करें, लेकिन मेरी राय में फिर इनके पास भी कोई लॉजिक या इखलाकी उस पर नहीं बरतरी होगी कि उस पर बात कर सकें। लेकिन जहाँ तक हमारी इतलात हैं या हमारा एनालिसिस है, उसमें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे अब इलेक्शन हो जाएंगे और इसीलिए ये जो हैं दोनों आज लीडर मिले हैं, दोनों रहनुमा मिले हैं, ये भी इसी सिलसिले की करेंगे। अब इनको भी ये यकीन दहानी करा दी गई है, इनको भी ये पता है कि अब इलेक्शन का माहौल बन रहा है और इलेक्शन होंगे, लिहाजा ये भी जो SOPs हैं वो तय करने के लिए ये मीटिंग्स का ये सिलसिला शुरू हुआ है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये आखिरी मीटिंग नहीं है, ये पहली मीटिंग। हाँ जी, और अभी तो इन्होंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करनी है, सीट एडजस्टमेंट की भी बात हो रही है और इस पे PMLN बड़ी क्लियर अब होकर सामने आ रही। कल मैं राना सनाउल्लाह साहब को भी सुन रही थी, तो वो ये कह रहे हैं कि हम हर ज़िले में पंजाब के हर जगह पर हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे
और ख़ास तौर पर जो लॉयल लोग हैं उनके ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। शायद कहीं कहीं जहाँ हमें लगे कि PMLN की इतनी स्ट्रेंथ नहीं है वहाँ शायद हम कोई एडजस्टमेंट कर लें। तो इससे तो ये नज़र आ रहा है कि चाहे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बात हो, इमरान साहब, या पीपल्स पार्टी की बात हो, PMLN अपने कैंडिडेट उनके मुखालिफ उतारेगी। कोई इस तरह की सीट एडजस्टमेंट बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही बड़े पैमाने पर। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। मुस्लिम लीग नून जो है उनकी जो आपस की गुफ्तगू है और आपस में जो उनकी बातें होती हैं उसमें ये बात बड़ी जो है ना, आप समझ लें कि रोज़ाना की बुनियाद पे ये चीज़ें डिस्कस हुई और ख़ास तौर पे उस पर बुनियाद बनाया जाता है जो पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुए थे। तो उसमें जब इन्होंने उस वक्त के PTI के नाराज़ लोगों को टिकट्स दिए थे तो इनका मानना ये है, जो मैं समझता हूँ दुरुस्त भी है, कि अगर ये अपने लोगों को टिकट्स देते तो शायद इतना बुरा रिजल्ट ना आता जितना कि PTI के लोगों को टिकट दिए और लोगों ने उसको कबूल नहीं किया। इवन मुस्लिम लीग नून के वोटर ने उनको कबूल नहीं किया। तो उसके बाद उस नाकाम तजर्बे के बाद इन्होंने अब ये फैसला किया है कि ज़्यादा जगहों पे ये अपने लोगों को ही टिकट देंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होगा। जहाँ ये समझेंगे, मिसाल के तौर पे नुमान लंगरेआल साहब हैं, वो बहुत कम मार्जिन से इलेक्शन हारे थे अपना चीचा वतनी से। मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि उस हल्के में अगर नुमान लंगरेआल जो हैं उनको टिकट दे दिया जाए तो वो जीत सकते हैं। तो इस तरह के, मैं मिसाल दे रहा हूँ, उस तरह के लोगों को ये सीट एडजस्टमेंट में साथ रखेंगे। लेकिन जहाँ पे ये समझेंगे कि इनका अपना उम्मीदवार बहुत तगड़ा है और तहरीक इस्तेहकाम का उम्मीदवार उससे कहीं कमज़ोर है, तो वहाँ पे ये सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। लेकिन ये तो फिर सीट एडजस्टमेंट का कोई फ़ायदा ही नहीं है चौधरी साहब। देखिए फिर तो बात वहीं आ गई कि फिर पीपल्स पार्टी को अपने जो, अगर वो जो चाह रहे हों मतलूबा नशिस्तें, ख्वाहिश जिस बात की वो रखते हो, वो तो उन्हें नहीं मिलेंगी। इसी तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी नहीं मिलेंगी। तो यही चीज़ फिर इन तमाम जमातों के अंदर एक रिफ्ट की बुनियाद नहीं बनेगी। नहीं, ऑलरेडी देखें ये बात तय हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून के जो अंदरूनी पार्टी के ज़राए हैं वहाँ पे काफ़ी रिजेंटमेंट है और उसके रिजेंटमेंट की लॉजिक भी है, वो ज़ाहिर है उसकी मंतिक भी है। वो ये कहते हैं कि देखिए जो बिल्कुल खान साहब ने जो बात की है, आई टोटली एग्री विद हिम कि जहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में उम्मीदवार तगड़ा नून लीग का होगा तो वो क्यों किसी जमात को जो है वो ये एडजस्ट करेंगे। कोई भी सियासी जमात जो है एडजस्ट नहीं करेगी। दूसरा, ये कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होगा पीपल्स पार्टी, नून या दूसरी जमातों का। ये कहीं कहीं पे जो सीटें हैं वहाँ पे तो शायद ये एडजस्टमेंट हो जाए, लेकिन बहुत सारे हल्के खासकर पंजाब के ऐसे हैं जहाँ पे दूसरी जमातों में, इस्तेहकाम पार्टी का तो अभी खैर बहुत ही ज़्यादा उनका तो हालात ही पतले हैं, वो तो छोड़ें उनको। आप जो पीपल्स पार्टी है उनका जो साउथ में कुछ हल्के हैं जहाँ पे वो आए कर रहे हैं, लेकिन ये इसके साथ जहाँ पे नून के कुछ लोग, कुछ हल्के ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल मेरा एनालिसिस ये है कि नवानी जो ढांडला साहब हैं, ये नभक्कर के लिए के कुछ हल्के हैं जहाँ पे नून के पास तगड़े उम्मीदवार नहीं है, तो शायद वहाँ पे एडजस्टमेंट हो। जिस तरह झंग में जो है वो वहाँ की जो लोग हैं वो डायरेक्ट नवाज शरीफ साहब के पास गए हैं। और देखिए इस्तेहकाम पार्टी को अगर एडजस्ट को ज्वाइन करके मियाँ नवाज शरीफ के साथ इत्तेहाद करना है तो वो लोग डायरेक्ट इत्तेहाद क्यों नहीं करेंगे जहाँ पे ज़रूरत हो, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी मियाँ नवाज शरीफ क्योंकि पुराने नून लीग और जो है पुरानी पॉलिटिकल प्लेयर है, वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, ना वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगी ना वो कर सकते। वो जो 17 इलेक्शन पीछे पंजाब में वो हारे हैं, उनकी पार्टी में कंसेंसस है, ये ओपिनियन बड़ी स्ट्रांग है कि वहाँ पे जो टर्न कोड्स हैं यानी जो लोटे हैं जिन्होंने साइडें बदली हैं, उनको जो है टिकट देने की वजह से उनका अपना वोटर जो है उसे वोट नहीं डाले, लिहाजा जो है ये नून लीग अपने ही वोटर्स को अपने लोगों को प्रेफर करेगी। और मेरे ख्याल में किसी भी सियासी जमात के लिए यही बेहतरीन फैसला होगा। राइट। यहाँ पर अभी बात की है चौधरी साहब ने कि पता नहीं फील्ड भी मिलेगी या नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड दूर की बात है, लेकिन इसका बहुत सारा इन्हिसार इस बात पर है कि बड़ी तेज़ी से आगे जो मुकदमात हैं वो क्या रुख इख्तियार करते हैं। आज हमने देखा कि JIT के हवाले से भी जो सामने आई हैं ख़बरें, अंदरूनी कहानी जो चेयरमैन PTI वहाँ पे पेश हुए,
तो उनसे जो सवालों जवाब हुए, उन्होंने पूछा कि भाई आपका ये बाकायदा प्लानिंग के तहत 9 मई के वाक़यात हुए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल प्लानिंग के तहत हुए, लेकिन उस प्लानिंग में मैं कहीं नहीं था, ये प्लानिंग कहीं और हुई है और हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। और जो वीडियोस भी उन्होंने देखी, उन्होंने कहा कि ये हमारे लोग नहीं हैं। तो ये उनका एक स्टेटमेंट जो है वो सामने आया है। आपको लगता है इमरान साहब के चेयरमैन पीटीआई इस मुकदमे में सर्वाइव कर सकते हैं 9 मई के? समीना देखें, बात सीधी सी है। चेयरमैन पीटीआई तो सिरे से कहते हैं कि वो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन जो कैमरे जिनको कैप्चर किया है, जो लोग वहाँ बाकायदा ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, हंगामा राई कर रहे हैं, वो लोग अगर सामने नज़र आ रहे हैं, उनकी शनाख्त हो चुकी है हर तरह से कि वो पीटीआई के इस्टेब्लिश लोग हैं, पीटीआई के ओहदेदारान हैं, तो उसमें वो चेयरमैन पीटीआई क्या कहेंगे कि ये उनके लोग नहीं हैं? सिर्फ ये एक वेग सी स्टेटमेंट दे देना ना कि ये हमारे लोग नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। मैं ये नहीं कहता, हो सकता है कि उनके साथ दूसरे लोग भी हों, लेकिन ये कहना कि पीटीआई के लोग शामिल ही नहीं थे सिरे से, उनमें लोगों ने बाहर से आके सारा कुछ कर दिया, ये खुद एक बड़ा मजाक खेज बात है। जब ये मामला चलेगा, वो JIT हो या वो अदालत में हो चीज़ें, तो वहाँ तो अदालतें तो सबूत देख के तो वो करती हैं। अब जिन लोगों के ना सिर्फ ये कि वहाँ पे शॉट्स आए हैं, शक्लें आई हैं, नादरा ने तस्दीक किया, ख़ुद उनके इकबाली बयान हैं, उनको ये कहाँ लेके जाएंगे? और फिर अगर केस के दौरान ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें यह साबित हो जाता है कि चेयरमैन पीटीआई या इनकी क़यादत उसमें प्लानिंग में शामिल थे, जैसे आज राना सनाउल्लाह किसी टीवी चैनल पे कह रहे थे कि प्लानिंग जो है उसमें अगर वो शामिल है तो उनको सज़ा मिलेगी, तो फिर ये चीज़ें तो अदालत में ही साबित होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो हुकूमत की तरफ से हमेशा अपोजिशन पे इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं और अपोजिशन हमेशा कहती है कि हुकूमत ने ये किया, लेकिन जिसने भी किया है उसको सजा तो मिलनी चाहिए। लेकिन एक जो बड़ा वो अपना स्ट्रॉन्ग इसमें डिफेंस ले रहे हैं चौधरी साहब, चूँकि आप लॉयर भी हैं तो मैं इस पर ज़रूर आपका कमेंट लूँगी। वो कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उनकी गिरफ्तारी से मुतल्लिक, वो खुद एक इस बात की गवाही है कि जब उनको गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया और पुलिस के बजाय अगर रेंजर्स गिरफ्तार करेंगे, कमांडो एक्शन करके किया जाएगा, तो लोगों को इसी तरफ जाना होगा। वो समझेंगे कि शायद ये इस तरफ से मुझे गिरफ्तार किया गया, तो लोग इसलिए उस तरफ गए। तो वो ये कह रहे हैं कि ये फैसला ही गैर आइनी, गैर कानूनी इस बात को शो कर रहा है कि ये प्लानिंग कहाँ की गई है, क्यों की गई है, हमारे खिलाफ की गई है, हमने नहीं की। कितना स्ट्रांग हो सकता है उनका इस किस्म के स्टेटमेंट देना? क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है? देखिए, बात यह है कि JIT की जो तफ्तीश है उसमें जो खान साहब का स्टेटमेंट है, वो उस स्टेटमेंट की जो ऑथेंटिकेशन है ज़ाहिर पहले तो आएगी, वो जब अदालत में स्टेटमेंट प्रेजेंट की जाएगी तब तक ही वो उसकी सवाल जवाब या उनका स्टेटमेंट हुआ है वो उसमें पता लगेगा कि हतमी तौर पे उन्होंने क्या कहा और क्या नहीं कहा। देखिए, 2-3 चीज़ें जो लीगली स्पीकिंग मैं आपसे अर्ज़ कर दूं, जो इस केस को जो नॉर्मल ट्रायल होता है, या क्योंकि इसमें जो चेयरमैन PTI के ऊपर इल्ज़ाम है वो है मशवरे का 109 का बैटमेंट का, और इसी तरह से बाकी जो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं। अब उसमें जो प्राइम जो चेन होती है एक इवेंट्स की, उसमें देखना ये होगा कि क्या उनकी किसी डिवाइस से उन्होंने डायरेक्ट किसी को ये कहा या कोई ऐसी बात हुई किसी की तरफ से, वो फिर लिंकेज इस्टेब्लिश करना जो है वो इनका जो प्रोसिक्यूशन है उसका काम होगा कि अगर उनको लिंकेज वो इस्टेब्लिश करते हैं किसी भी शख्स की जिन्होंने ये बलवाइयों को शह दी और वह कहाँ के वहाँ पे जाएं, वो अगर इस्टेब्लिश नहीं होती किसी तरीके से तो फिर सज़ा इसमें मुश्किल है, क्योंकि यही एक चीज़ होगी जो लिंक इस्टेब्लिश करना होगा तमाम तर वाक़े। किसी का वीडियो में आना, किसी का मौके के ऊपर जो है वो होना, वो एक और बात है, लेकिन किसी तीसरे शख्स के ऊपर उस जो वाक़े की या तोड़ फोड़ की या जो मामला हुआ है उसकी ज़िम्मेदारी आयद करने के लिए फिर बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो एविडेंस चाहिए होगा, ठोस एविडेंस चाहिए होगा, जिसकी बिना के ऊपर आप जो है वो सज़ा दे सकें। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी अब डिस्कशन में आ रही है कि किसी हद तक मैं जो चीज़ें फॉलो कर रही हूँ इमरान साहब, उसमें मैंने ये देखा है कि बहुत से सीनियर सहाफ़ी ये ख़बर भी दे रहे हैं कि अब चेयरमैन PTI का 9 मई के मामलात में जो इन्वॉल्वमेंट का मुकदमा है वो आर्मी कोर्ट्स में बहरहाल नहीं चलेगा, ये इंसदाद दहशत गर्दी कोर्ट्स में चलेगा।
तो आप समझते हैं कि ये बहरहाल एक फैसला हो चुका है? समीना ये देखिए, ये भी अभी क्या सराइयाँ हैं, ये तो जब मुकदमा चलेगा तो उस वक्त ही पता चलेगा कि वो कहाँ पे चलता है मामला। ये जो चोई साहब अभी बात कर रहे थे कि साबित करना, मैं थोड़ी सी आपको बात बता दूं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे, उनको जो फांसी की सज़ा हुई थी वो भी 309 ही था, वो भी उन्होंने खुद नहीं किया था, वो भी उस वक्त उन पर 309 ही लगी थी। इशू ये है कि जब मुख्तलिफ चीज़ें अगर जिस तरह चौधरी साहब ने कहा अगर इस्टेब्लिश हो जाती हैं और उसमें जिस तरह से ऑडियो कॉल्स की बात है या अगर कोई लीडर खुद पीटीआई का लीडर अदालत में आके ये बयान दे देता है कि जी मुझे चेयरमैन ने कहा था और चेयरमैन की क़यादत में हम वहाँ बैठे थे जब ये फैसला हुआ था, तो ये बड़ा मजबूत एक एविडेंस समझा जाएगा। लेकिन बात यही है कि अदालत में क्या होता है, पुलिस को दिया गया बयान या इवन JIT को दिया गया बयान जो है वो कोई कानूनी हैसियत नहीं रखता। बात उसी बयान की होगी, कानूनी हैसियत उसी की होगी जो अदालत में होगी। ठीक हो गया। लेकिन चौधरी साहब, ये जो आर्मी कोर्ट्स के हवाले से मैंने बात की है, इस पे जो मुख्तलिफ आलमी इदारे, तंजीमें, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स इवन और यूनाइटेड नेशंस भी, उनकी तरफ से भी बहुत सारे लोग इस पर अपने कंसर्न्स शो कर चुके हैं। तो आप समझते हैं कि ये उसी एक दबाव की वजह से है कि हुकूमत ये सोच रही है कि ये मामला आर्मी कोर्ट्स में ना ले जाया जाए और हो सकता है अब इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में ही इसका फैसला हो? समीना, पहले मैं बसात एहतराम जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस जो है इट इज़ अ बैड एग्जाम्पल। खान साहब, इसको अदालतों में भी अगर आप उस फैसले का हिस्सा दें तो आपको स्नब कर दिया जाता है, क्योंकि उनको वो अप्रिशिएट नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात यह है समीना, वो कहाँ पे चलेगा। मेरी अपनी ओपिनियन में किसी भी सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई नहीं करना चाहिए। उनके लिए जो अदालत है उसी में ट्राई हो। ये जो जुराइम है अगर साबित होते हैं, ये ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत और इंसदाद दहशतगर्दी क़वानीन के तहत जो है, इनकी सज़ाएँ सख्त हैं और ये सज़ाएँ वहीं पे होनी चाहिए। और दुनिया भर में और पाकिस्तान की भी आला अदलिया ने सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल को बिल्कुल उसको इनकरेज नहीं किया है, अनटिल और अनलेस वो लोग हों जो दहशतगर्द हैं, जो कि जैसे मतलब सरहद पार से एक हमला होता है पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के ऊपर। तो मेरी अपनी ओपिनियन में और मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग इस पे बिलीवर हूँ कि जो सिविलियंस का, पाकिस्तानी सिविलियंस का जो उसका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जो है वो कोई अच्छी बात नहीं होगी, उसको अप्रिशिएट भी नहीं किया जाएगा दुनिया में। और उससे बढ़ के भी पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक हमारी जो अदलिया है उसका अदालती निज़ाम के ऊपर उनको चलाना चाहिए और वहीं पे उनको प्रोसिक्यूट। चौधरी साहब, एक सवाल मैं भी आपसे पूछना चाहूँगा। गुजारिश ये है कि आप क्योंकि कानून दान हैं, कानून को समझते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो केस था वाकई वो बैड एग्जाम्पल था, लेकिन गुड एग्जाम्पल हो या बैड एग्जाम्पल, हुआ तो 309 में ही ना, सज़ा तो उनको उसी में हुई। दूसरी गुजारिश ये है, इसका ज़रा बता दें कि जो बॉर्डर पार से आए, उसके बाद 109 में आज तक किसी को वो उसको अदालती कत्ल भी तो कहा जाता है ना सर, सुन तो लेना। गुजारिश ये, वो भी तो हमारी फाजिल अदालतों ने किया था ना। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये मामला के जी जो दूसरे मुल्क से आए और वो फौजी तनसीबात पे हमला करें तो वो बैड दहशतगर्द हैं, और अगर अपने मुल्क के लोग हमला करें तो वो गुड दहशतगर्द हैं। दहशतगर्द तो दहशतगर्द ही है, चाहे कोई बाहर से आए चाहे अंदर से आए। नहीं सर, ये बात नहीं हो रही, ये बात नहीं है, वो ये बात नहीं है। काइंडली इसको आप क्लैरिफाई कर लीजिए। जी जी, इसको आप अपने, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एक देखें, एक पाकिस्तान की इदारों और पाकिस्तान के मुल्क के ऊपर एक जो है जंग करने के नीयत से या हमला करने की नीयत से जो लोग आते हैं, उनका केस बिल्कुल डिफरेंट है मेरी नज़र में। ये जो लोग 9 मई का, आप स्पेसिफिकली हम एक वाक़े के तनाजुर में बात कर रहे हैं ना, जी। मेरा जो ज़ाती ख्याल ये है कि इनको सिविलियन कोर्ट्स में ट्राई होना बेहतर है और वहीं पे होना चाहिए, क्योंकि जो इस पे जो मामला है ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ एक एक्शन तो हुआ जिसकी हम सारे मज़म्मत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा
हाँ, मैं इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। मैं गुड दहशतगर्द और बैड दहशतगर्द पे बिलीव नहीं करता। और वैसे भी ये मामला भी अदालत में ही है, चूंकि चौधरी एतजाज अहसन साहब की भी पिटिशन है, लतीफ़ कोसा साहब की भी पिटिशन है, ख्वाजा जो है पहले साबिक चीफ जस्टिस, उनकी भी पिटिशन रही है, जवाद ख्वाजा साहब की। तो ये उसके ऊपर भी पता नहीं, वैसे वो ईद के बाद से कुछ मामला रुक सा गया, वहाँ उसके आगे कोई पेशरफ्त नहीं हुई। देखते हैं अदालत भी इसके ऊपर क्या फैसला है। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर कुछ मजीद भी अहम डेवलपमेंट्स हैं, सियासी भी और कुछ अदालती भी, उनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ अदालती मामलात हैं जिनकी तरफ मुझे बढ़ना है, लेकिन उससे पहले मैं गिलगित बल्तिस्तान में आने वाली तब्दीली के हवाले से ज़रूर एक एक कमेंट ले लूँ और उसके बाद आगे चलें। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में कोई ऐसी ख़ास तब्दीली नहीं आई। ये एक हमें सेट पैटर्न जो हमें कश्मीर में नज़र आया उसी तरह का नज़र आया कि हमने देखा कि जो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान थे उनका इंतखाब हो गया और जो फॉरवर्ड ब्लॉक के PTI के मेंबर थे गुलबर खान साहब, उनको पीपल्स पार्टी PMLN ने भी वोट किया, ऑपोजिशन का भी वोट मिला और फिर इधर से भी जो फॉरवर्ड ब्लॉक था उसका भी वोट मिला। तो मुत्तफ़िक़ा तौर पर वो फिर एक उम्मीदवार बन गए और इस तरह से वो वज़ीर आला भी बन गए। तो इमरान साहब, इस तब्दीली पर आपको कोई हैरत हुई? कोई हैरत नहीं है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि मेरी तो राय में अब पाकिस्तान में या पाकिस्तान जैसे किसी भी मुल्क में अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप दूर ना जाएं, आप पिछले 1-1.5 साल की मिसाल देख लें तो आपको पाकिस्तान में ऐसी कई चीज़ें आएंगी। PTI की हुकूमत में सेनेट के इलेक्शन में जो हुआ वो आपके सामने है। यहाँ सेनेट के इलेक्शन में चौधरी सरवर के साथ जो हुआ था वो भी सबके सामने है। फिर उसी तरह पंजाब में जैसे बलोचिस्तान में तो 2-3 दफ़ा हुआ है ना। फिर इसी तरह से कश्मीर का आपने खुद कहा, पंजाब में जिस तरह से हुकूमत बनी टूटी बनी, ये सारे जो मामला थे, तो ये मामला इसी तरह से है। ये जो PDM ने बाकायदा इनका ऐलान तो नहीं था किया, लेकिन वोट उन्हीं को दिया। 20 लोग आए थे, 20 में से 19 जो हैं वो वोट इनको दे मिल गए। और मज़ेदारी की बात ये है कि ये जो गुलबर खान साहब हैं, इनके खिलाफ मर्दान के एक थाने में पर्चा भी दर्ज है, इश्तिहारी हैं, हाँ जी, लेन देन के तनाज़ा। हाँ, वो जो सेनेटर सलीम फजलुर रहमान हैं, उन्होंने इन पे जो है ना धोखाधड़ी का मुकदमा, चेक बाउंस का मुकदमा दर्ज करा रखा है और उसमें ये मतलूब है। तो मामला ये है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सबके सामने है, लेकिन हमारी सियासत के जो रंग है वो इसी तरह से हैं, वो जो जिसको सूट करता है वो हो जाता है मामला। लेकिन ये तो जमहूरियत के लिए चौधरी साहब बड़ा ही कोई अजीब सा मामला चल निकला है। इसका मतलब है अवाम को बेसिकली हमने माइनस कर दिया बीच में से, वो जिसको मर्जी अक्सरियत दे के असम्बली में बिठाएं, वज़ीर आला बनाएं, लेकिन हम कहते हैं कि भाई अवाम आप कौन है, आप साइड पे हो जाए, हमें खुद ही ज़रा नंबर गेम इधर उधर कर लेने दी जाए। तो बेसिकली ये एक ऐसी जमहूरियत है जिसमें अवाम ही माइनस हो गए। ये समीना, जो लोग पंजाब असम्बली और नेशनल असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों के और असम्बली तोड़ने के हक़ में जो बात करते हैं, वो ये इसको जब बतौर दलील इस्तेमाल करते हैं कश्मीर और GB के इलेक्शन। वो ये कहते हैं कि आपने जो हशर यहाँ पे हुआ वहाँ पे जो असम्बलियाँ हम नहीं तोड़ते या उस पर इस्तीफ़ा तो नहीं वहाँ भी यही होना था, तो वहाँ पे भी यही एपिसोड रिपीट होना था और वहाँ पे भी यही होना था। और आपने जो जिस तरह से आपने एक कहा है ना, अवाम कहाँ है इस सारे मामले में, अवाम का कोई लेन देन नहीं है। ये कुछ लोग अशराफिया जो है वो PDM की बैठ के फ़ैसला करती है कि जी हमने कैसे तय करना है। उन्होंने पहले आइन के तहत 2 सूबों में इलेक्शन नहीं करवाए, किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने 2 असम्बलियों में जो है वो तहस नहस करके अक्सरियत को अक़लियत में बदला, किसी ने कुछ नहीं कहा। GB में भी यही हुआ है। हम हैरान तो उस बात पे हों जो यहाँ पे पहले नहीं की, और हैरान इसलिए हों कि बेहतरी की कोई उम्मीद हो, कोई है। आप आवाम से पूछ लें तो उनको कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है सारे इस निज़ाम से। लोग जो हैं वो अपने मसाइल के लिए लोगों को मुंतखब करके असम्बलियों में भेजते हैं, वो आगे से जाके कीमत वसूल कर लेते हैं। तो ये मामला जो हैं ये
इस सारे आपने ये जो बात की ना चौधरी साहब के पंजाब और केपी में, वाकई ये वैसे ये दलील खास तौर पर पंजाब में तो आप देखें ना सर, पंजाब में तो मामला ही बराबर बराबर वोटों का, एक 2-4 वोट इधर से उधर होते तो बात हो जाती। और ये एक हल्ला पहले बोला गया था, कोई दूसरा हल्ला बोला जाता तो ये बड़ा आसानी से मेरा ख्याल है गेम चेंज हो जाता और वाकई यहाँ से हुकूमत जा सकती थी। उससे पहले खान साहब ने अपना पत्ता खेल लिया। हल्ला तो हर तरफ से बोला गया ना। देखिए यहाँ पे तो ये भी हुआ कि एक तरह से अदालतों ने आइन ही रीराइट कर दिया। ये भी देखे ना, पंजाब के साथ ये भी हुआ है, अदालतें जो हैं उन्होंने भी अपना हल्ला बोला, पार्टियों ने भी अपना अपना हल्ला बोला, यानी जिसका जो दिल में आया उसने किया है। नहीं, ये खान साहब अगर आप मुझे इजाज़त दें जी तो इस पे एक मुख्तलिफ ओपिनियन भी है जी। वो ये है कि आर्टिकल 63 है जो जिसके तहत वफादारियाँ तब्दील की जाती हैं, अगर उसकी इंटरप्रटेशन जो अदालत ने की है वो बेसिकली क्या है, यहाँ पे हर चीज़ को क्योंकि सियासी तौर पे इस तरह से मडी द वाटर जिसे कहते हैं ना कि पानी को इतना धुंधला कर दे कोई चीज़ ही नज़र ना आए। इशू ये है कि उन्होंने कहा है, अदालत ने कहा है कि 3 जगहों पे ये वोट जो है वो पार्टी का वोट है। वज़ीर आज़म वज़ीर आला के इंतखाब के मौके के ऊपर, उनके ऊपर अदम एतमाद और एतमाद के मौके के ऊपर, और बजट के ऊपर। ये 3 ऐसी स्टेजेस हैं लेजिस्लेटिव जो बिजनेस पार्टी की हिदायत के मुताबिक चल रहे हैं। ये वोट पार्टी की अमानत, लिहाजा इनफरादी वोट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन इनको छोड़ के हर मेंबर जो है बाकी तमाम मामलात के ऊपर अपना इनफरादी वोट कास्ट कर सकता है। लेकिन अगर आपने अपना वफादारियां ही बदलने की इजाजत देनी है तो फिर ये आर्टिकल जो है, इस आर्टिकल की तारीफ ये है, ये सारी तशरीह की है ना चौधरी साहब, इसको अगर नटशेल में मैं करूं ना, नटशेल में मैं करूं, इसका मतलब ये हो जाएगा ना। नहीं, एक बात भाई, वोट करें तो उनको नाअहल करें ना। आपने तो कहा कि आप नाअहल हैं, आपका वोट गिना ही नहीं जाएगा, फिर भी आप नाअहल हैं। नहीं, उन्होंने कहा वोट नाअहल हुए हैं ना। हाँ जी, वोट जिन एमपीएस ने डाला वही नाअहल हुए, जिन एमएनएस ने नहीं डाला था उनके खिलाफ वो तो अभी तक बैठे हुए हैं असेंबली में, नहीं किया इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल ठीक। ये दोनों मुख्तलिफ सूरत हाल को कैटर किया गया है। वोट नहीं गिना गया, लेकिन आगे जो उसकी प्रोसीडिंग है वो तो फिर पार्लिमानी लीडर के आगे प्रोसीडिंग के बाद ही है कि अगर वो कोई रेफरेंस फाइल करता है कि जी इन्होंने पार्टी हिदायत के खिलाफ पार्लिमानी कमेटी, पार्लिमानी लीडर भी नहीं, पार्लिमानी कमेटी का एक सिस्टम है, वो उसके लिए किसी दिन आप सेगमेंट रख ले तो मैं आपको वजाहत दे दूंगा सारी। मैं तो सिर्फ इस आप लोगों ने जितनी लंबी डिस्कशन की है ना, उसका मेरा तो सिर्फ एक पॉइंट का सवाल है कि अगर वो तशरीह नहीं है जो अदालत ने की तो फिर तशरीह क्या है, क्योंकि उसके अलावा तो कोई तशरीह जो है वो फिर समझ से बाहर है कि उसके अलावा फिर उसका कोई जवाब भी नहीं। लेकिन बहरहाल आज हमारा चूंकि टॉपिक ये नहीं है, आगे थोड़ा चलते हैं। है कि ठीक है अपना विचो खाई जाओ। लेकिन अभी लगता है कि इलेक्शन वाकई करीब है, कोई अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं आवाम के लिए। अभी वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि 9 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में कमी हो गई है और डीजल भी 7 रुपए कम हो गया। तो ये भी खबरें ये शो कर रही हैं इमरान साहब के, इसका मतलब है कि अब उन्हें पता है कि हमने अवाम को कुछ ना कुछ देना है तो फिर ही इलेक्शन कैंपेन पे जाना है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है उसके कैंप में तो जो चीज़ें हुई हैं ये बात तय है कि वो अब इलेक्शन, उन्होंने तो बाकायदा इलेक्शन मुहिम अपनी शुरू कर दी है। वो तो इस बात पे अब पूरी तरह से सब चेक कर लेना, सुबह के IMF ने लड़ाई पा दे। हाँ जी, इसी तरह से अब जो मामला है पीपल्स पार्टी का, वो भी अब इलेक्शन चाहते हैं। जो साहब IMF का जो मामला है उनका तो ये है कि जी आपने इतना टैक्स देना है, उनकी तरफ से पेट्रोल का ये नहीं है कि आपने पेट्रोल की कीमत कितनी रखनी है, उनका टैक्स पूरा होता रहे, आप चाहे पेट्रोल नहीं तो कल बिजली की कीमत बढ़ी भी तो है ना। बिजली की कीमत बढ़ी भी तो है ना, एक तरफ से बढ़ा भी दिया है तो दूसरी तरफ से अगर कमी भी उसमें होगी किसी और चीज में तो कहीं ना कहीं से खींच खांच के पूरा भी करना है। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है चौधरी साहब, इसका मतलब होते ही होते ही घूम फिर के मुद्दे। लेकिन सुमीना अगर पेट्रोल की कीमत कम होगी तो बिजली की कीमत भी अल्टीमेटली कम होगी फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत। लेकिन वैसे पता नहीं, हमने तो हमेशा फ्यूल एडजस्टमेंट जो है ना वो महंगी होती हुई कीमत में देखी है, कमी होते में तो कभी नहीं नजर आई। नहीं, कमी भी होती है लेकिन कम होती है। 30 रुपए से 50 रुपए तक फी यूनिट बिजली जो है वो आपकी महंगी होनी है इस IMF के तहत, मुआहदे के तहत। तो अब देखना वही है अगेन कि एक तरफ से रखा दोबारा IMF ये चाहता है, जो हमारी हुकूमत है वो दोबारा
लालटेन और हाथ से जलने वाले पंखों पे ले आए, क्योंकि जो मिडिल क्लास है वो तो इतने बिल नहीं दे सकते। राइट, चलें जी एक ब्रेक ले लेते हैं। और खान साहब IMF का नहीं, हम खुद भी यही चाहते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे ऑनलाइन ऐप्स के हवाले से जो कि लोन देती हैं लोगों को, लेकिन उसके बदले में क्या लोगों को झेलना पड़ रहा है। इसके ऊपर बड़ी सीरियस कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक तो इवन जान से जले जाने की भी खबर सामने आई। तो ये सारी चीज़ें बड़ी अलमनाक भी हैं, लेकिन इसको कैसे रेगुलेट होना चाहिए इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। तो वापस आते हैं, इस इशू पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले ये खबर भी एक सामने से गुजरी कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून साहब जो हैं वो ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। तो ये भी एक बड़ी आउट ऑफ द बॉक्स एकदम खबर सामने आई। इसकी क्या वजह बनी, ज़रा चौधरी साहब से डिटेल इसकी अंदरूनी कहानी लेते हैं। चौधरी साहब, क्या अंदर की कहानी है, क्यों वो मुस्ताफ़ी हो गए? वजह बज़ाहिर तो यही बताई कि जी ज़ाती वजूहात की बिना पर। देखिए, इस पे वकील हार गए और पुलिस जीत गई है। अच्छा। इसकी जो बैकग्राउंड स्टोरी ये है, वह ये कि ये कुछ अर्सा पहले IG इस्लामाबाद और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद में अदालत में भी तलब कलामी हो गई। मैं वहीं पे मौजूद था। तो वहाँ पे कुछ इन्होंने फिर जहांगीर जदून जो हैं वो हमारा बड़ा दोस्त हैं, बड़े पुराने वकील हैं, बड़ा अपना, लेकिन वो जदून हैं और आकड़ खान हैं। तो उन्होंने कहा कि IG साहब कि मैंने केस नहीं करने, और उन्होंने अदालत में भी ये कह दिया। तो उसकी वजह से ये वहाँ से ये को पिछले महीने 6-8 हफ्तों से ये लड़ाई चल रही थी, और आज जो है वो इस पे इस्तीफ़े पे जो इख्तिताम पजीर हुई है। तो आज जहांगीर जदून साहब को फिर जो है वो कौन से केस नहीं करना चाह रहे थे, लड़ना चाह रहे थे? सामने घुटने टेकने पड़े। नहीं, कौन से नहीं, लेकिन चौधरी साहब अकबर नासिर खान जो है IG इस्लामाबाद, कुछ मतलब वो भी एक अच्छे इंसान, वो भी अच्छे इंसान है, खुश अखलाक शाइस्ता आदमी है। नहीं, वो शानदार आदमी है, वो उस पर कोई शक की बात नहीं है। और मेरे शहर के कोतवाल हैं, उनसे शानदार आदमी कोई नहीं है। ठीक है, वो तो मतलब वो इसे, लेकिन मैंने तो आपको एक स्टोरी बताई है, ठीक है, बैकग्राउंड स्टोरी ये है इसकी। चलिए जी, ऑनलाइन जो लोन ऐप्स हैं उनकी ब्लैकमेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से लोग ना सिर्फ स्ट्रेस का शिकार रहते हैं, बल्कि खबर तो ये भी आई सामने कि एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। जो कर्जा दिया जाता है ऑनलाइन और उसके बाद फिर जो उसको वसूल करने के मामलात होते हैं वो इस हद तक नुकसानदेह और अजियतनाक होते हैं। ऐसा क्यों है, क्यों इनके ऊपर कोई चेक नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है? इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अब्दुल रऊफ साहब, जो कि एडिशनल डायरेक्टर है साइबर क्राइम विंग FIA। उनसे भी कुछ इस पर बात करते हैं। अब्दुल रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। और सर, सबसे पहले यही बता दीजिए, ये जो ऑनलाइन ऐप्स हैं ये क्या किसी चेक के थ्रू इन्हें कोई लाइसेंस मिलता है, या अपनी मर्जी से कोई ऐप बनाकर किसी को भी पहले कर्ज दे और फिर उसके साथ जो मर्जी सलूक करे? क्या ये कोई किसी किस्म की रेगुलेशंस है इनके ऊपर? लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके उनके साथ माली मफादात होते हैं, या किसी सरदार के या किसी कबायली सरबराह के जेर असर होते हैं, या उसकी जमीनों में बैठे हुए हैं, या उसके मुजारिन हैं, और जो उसके दस्तनगर हैं, उनकी बात जो है वो अलग है। और वो थोड़े सी तादाद में कुछ लोग हैं जिनका बिल्कुल मसले मौजूद है। तो बहरहाल मजमूई तौर पर अक्सर हमें ये देखें, आपको याद है परवेज मुशर्रफ के दौर में अब्दुल रऊफ साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, आवाज तो आ रही है, नहीं, वो खराब है, उसमें समझ नहीं आ रही। जरा ये दोबारा मसूद साहब, ये दोबारा इसको कर लें, इससे इसको समझ नहीं आ रही। चलिए इनको हम दोबारा लाइन अप कर लेते हैं। लेकिन मीनवाइल इमरान साहब, ये इस किस्म की शिकायत बहुत हैं, और मेरा ख्याल है कि उसकी बुनियादी वजह इसी तरह की है कि जब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है किसी के भी ऊपर, कोई भी जो मर्जी दिल चाह रहा है वो ऐप बना रहा है, ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया और जो इंटरनेट से मुताल्लिक ऑनलाइन काम है, ये इसको कैसे रेगुलेट किया जाए? समीना, देखें, सीधी सी बात है, एक तो ये कि इसके कोई कानून साजी उस तरह से नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये सबसे आसान काम है कि आप ऐप को बनाएं और उस पर लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दें। अलमिया ये है कि इनके शिकार होते कौन है? इनका शिकार वो बेचारे गरीब लोग होते हैं और साधारण लोग, जिन्होंने 10,000, किसी ने 15,000, किसी ने 20,000, किसी ने 5,000 कर्ज लिया होता है। और ये पिंडी में तो हम बात कर रहे हैं ना कि एक बंदे ने अपनी खुद जान ले ली, खुदकुशी कर ली।
कराची में ऐसे ऐसे मामला सामने आए हैं कि पूरे गिरोह हैं जिन्होंने एक एक बंदे पे कर्ज देने के बाद मुख्तलिफ नामों से 100 FIRs दर्ज करा दी हैं, मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ थानों में, और वो ब्लैकमेल करते हैं और फिर उनसे उनके बेचारों के घर तक बिकवा देते हैं। अब्दुल रऊफ साहब अब हमारे साथ हैं फिर से। जी अब्दुल रऊफ साहब, आप सवाल तो आपके पास ही था, जवाब सर दे दीजिएगा प्लीज। सर, जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है वो SCCP है, जितनी भी लैंडिंग एप्लीकेशन है उनका काम है उसको प्रॉपर रेगुलेट करें और देखें कि इसमें कोई ऐसी कोई चीज इलीगैलिटी है, लीगैलिटी जो उन्होंने करना है उनकी अपनी पॉलिसी है एज पर लॉ। उनका इस मुल्क में पाकिस्तान में ये है कि वो सारा वो ये देखते हैं, उसके अलावा तो कोई ऐसा दायरा नहीं है SCCP के अलावा जो इनको परमिशन देता है इसमें लैंडिंग करने के लिए। नहीं तो लेकिन सर इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए। ये तो नहीं कि एक दफ़ा आपने परमिशन दे दी, लाइसेंस दे दिया उन्हें या इजाज़त दे दी, उसके बाद वो जिस तरह भी चाहे लोगों को हरास कर रहे हैं या उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये तो देखें इसमें अब एक दो तरह की ऐप आ रही है ना। एक कह रहे हैं लीगल ऐप हैं जो SCCP कह रहा है कि जो टोटल लीगल ऐप्स 9 है, बाकी सारी जो है वो इलीगल ऐप्स हैं। अब इलीगल ऐप्स चल क्यों रही हैं? वो भी तो लॉन ऐप है ना, और ये जो 9 है ये भी चल रही है और इनमें भी इलीगैलिटी हो रही है। अब इसमें देखें बहुत सारी ऐसी हैं जो 9 के अंदर उनमें भी अभी लोगों के कंटेंट शेयर हो रहे हैं, गैलरी शेयर हो रही है। ये क्यों हो रही है? ये नहीं होनी चाहिए, ये इनको चेक करना चाहिए और अपने रेगुलेटर के साथ जो। लेकिन सर आम बंदा कैसे ये पहचान करे कि कौन सा लीगल है कौन सा इलीगल है? उसके पास क्या ऐसा मैकेनिज्म है? मैं आम बंदे की बात नहीं कर रहा, मैं तो इन्हीं की बात कर रहा हूँ, अदारों की। अदारों ने देखना है ना कि ये देखें ये चीज चल रही है, इसमें कंप्लेंट आ रही है तो इसमें ये चीजें चल रही हैं, तो आप इसको क्यों प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं कर रहे? पहले चेक क्यों नहीं करते? जब इसको लैंड करने देते हैं आप प्ले स्टोर पे अपने जो ऐप जितनी भी एंड्रॉयड ऐप के अंदर जितनी भी है, क्यों आने दे रहे हैं कि जब इनमें काम ही गलत हो रहा है? अच्छा तो राउफ साहब क्या FIA जो साइबर क्राइम विंग है इसकी इतनी जिम्मेदारी बनती कि वो भी इन चीज़ों को जो गैर कानूनी है उनको बंद करवा दे, उनकी लैंडिंग ना होने दे? नहीं, उसमें देखें हम आते हैं जब हमारे पास कंप्लेंट आती है। अब हमारे पास कंप्लेंट्स आ गई है ना, तो हम सारी एप्लीकेशन का लिखेंगे, हम IF के साथ टेकअप करेंगे और प्रॉपर इसको PTA को लिखेंगे जो हमारा रेगुलेटर है, इन सारी एप्लीकेशन को बैन करें जितनी भी जो डाटा लोगों का चोरी कर रही हैं और इस तरह ब्लैकमेल कर रही हैं। अब हम लिखेंगे इसको। अच्छा लेकिन ये भी एक बात है ना अब्दुल रऊफ साहब कि लोग बहुत सादा लोग हैं यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि अगर वो किसी तरह किसी चुंगल में फंस गए हैं तो उन्होंने जाना कहाँ है, किधर रिपोर्ट करना है, कैसे। तो उनके लिए आप क्या गाइडेंस देंगे कि किस तरह कौन सी चीज़ें हैं जो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं या किस तरह एक्सेस मांगते हैं उनके डाटा तक, चीज़ों तक, तो जिससे उन्हें कुछ थोड़ा अंदाज़ा तो हो सके कि ये कोई उनके साथ हेरा फेरी कर रहा है या ये कोई शख्स जो है वो वाकई उनकी मदद कर रहा है? इसमें ये हमारा प्रॉपर तरीका है कंप्लेंट करने का। हमारे ऑफिस को किसी टाइम भी रिज्यू कर सकते हैं। हमारे 16 साइबर रिपोर्टिंग सेंटर्स हैं, जो नज़दीक उसको लगता है, उसमें लग रहा है कि इसके साथ कोई ऐसी चीज़ हो रही है, उसके कॉन्टैक्ट जा रहे हैं, कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट, कोई गैलरी, कोई तस्वीरें, कोई हरासमेंट कर रहा है, तो फौरी उसको इमीडिएटली रिएक्ट करना चाहिए। हमारे ऑफिस के और ऑनलाइन भी कर सकता है, फिजिकली भी आ सकता है, ईमेल भी कर सकता है, थ्रू फोन भी रब्ता करके बता सकता है हमारे ऑपरेटर को कि ये इस तरह मेरे साथ हो रहा है, उसे गाइड कर देगा। लॉ ऑफिस में फौरी पहुंचे और आप ये कंप्लेंट अपनी लॉन्च करें। ठीक। अच्छा अब्दुल रऊफ साहब, ये भी कहा जाता है कि साइबर क्राइम विंग जो है इसके पास वर्कलोड इतना अब ज़्यादा है कि तमाम FIA के केसेस एक तरफ और साइबर क्राइम के केसेस एक तरफ, तो क्या आप ये नहीं समझते कि शायद ये बात भी आप लोगों की कारकर्दगी जो है उसको डाउन करती है, वसाइल का कम होना? नहीं बिल्कुल, आई एग्री विद योर क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें अब आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो रही हैं, रिसोर्सेज भी बेहतर हो रहे हैं और हमारा मैन पावर थोड़ी सी और बेहतर हो जाएगी। तो एप्लीकेशन तो बहुत ज़्यादा है और डेली बेसिस पे 20 से 25 और 50 एप्लीकेशन की बात का डेली बेसिस पे आती हैं। अगर उसको आप वीकली देख लें कितनी बन जाती हैं, और हमारे पास थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा है बाकी FIA की निस्बत। नो डाउट। ठीक है अब्दुल रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। मिनट में ज़रूर लेती हूँ चौधरी साहब। जी सर, आपकी तरफ आ रही हूँ, आपको कोई क्वेश्चन तो नहीं करना चौधरी साहब? जी बेसिकली तो देखिए इस पे जो फेलियर है, एक तो ये जो प्राइवेट लोन ऐप्स हैं, ये तो एक पैरेलल बैंकिंग सिस्टम चल रहा है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसका रेगुलेटर है, SCCP जो है, जो FIA है वो तो क्राइम कंट्रोल एजेंसी है, उनके पास तो कुछ चीज़ जाएगी उसके बाद वो देखेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे जो रेगुलेटर्स हैं उनको देखना है कि ये क्योंकि ऐप्स जो हैं
ये सिर्फ लोन देने तक बात तो नहीं रहती, जैसे इमरान साहब ने बताया, तो ये पूरा रैकेट है, ये पूरा जो है एक माफिया है, वो लोगों को टारगेट करते हैं। और ऑनलाइन जो है डाटा की शेयरिंग जो है, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, लोगों को प्राइवेसी जो है उनका नहीं पता है कि किस तरह से आप, ख़ासकर जो बच्चे फ़ोन इस्तेमाल करते हैं या बच्चे जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं, उन पर प्राइवेसी को कैसे लिमिट करना है। जो दूसरी ऐप्स है, फेसबुक है या ट्विटर है या दूसरे एप्लीकेशंस है, वहाँ से भी डाटा लीक हो रहा है। तो रेगुलेटर्स जो हैं उनको एक्सपर्ट, क्योंकि जो फ्यूचर है वो तो देखिए ऑनलाइन है, वो तो सारा साइबर है, तो इसके ऊपर साइबर सिक्योरिटी के लिए जो हुकूमत वक्त है उनको स्टेप लेने की बहुत अशद जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, जिसको रेगुलेट करिए। आप मौजूद रहे हमारे साथ। रऊफ साहब, आपका शुक्रिया। प्रोग्राम को आज यहीं पे खत्म करते हैं नाज़रीन, कल इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।